तो क्या बदतमीजी कंगना रनावत ने कही? क्या मैं, अगर मुझे भी बात करनी है तो मैं ये कहूं उद्धव ठाकरे महाराज जी? ये कोई तरीका है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हम नाम लेकर के बात करते हैं, नाम लेकर के बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? और आप बदले में क्या शब्द आपने इस्तेमाल किए? हरामखोर की नई डेफिनेशन दे रहा है वो आदमी, इनका जो है वो, मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो नई नई डेफिनेशंस देता है, नई नई परिभाषाएं, नई डिक्शनरी लिख रहा है वो। महाराष्ट्र पुलिस के पास अब और कोई काम नहीं रह गया है। कभी वो अर्नब को गिरफ्तार करेंगे, कभी वो कंगना रनावत को नोटिस भेजेंगे, कभी वो ट्विटर पे लिखने वालों को पकड़ करके ले आएंगे। कि मैं ये मानता हूं कि ये बात कंगना रनावत से कहीं ऊपर है, जिस तरीके से अर्नब से ऊपर थी। कि जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भी हिंदुस्तान की बात करेगा, जो भी देश प्रेम की बात करेगा, और जो भी उन शक्तियों का विरोध करेगा जो राष्ट्र के अंदर गद्दार है, या जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, या जो विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं, तो एक एक करके उन सबको जो इस तरीके के संबंध जो है ये इशू करेंगे, डरा धमका करके उन आवाज़ों को बंद करने के लिए। सर, मुंबई पुलिस का जिस तरीके से रवैया है, और अब वो कंगना रनावत को फिर से तीसरी बार समन कर दिया, उनको और उनकी बहन को। देखिए, मैं एक बात पे ताज्जुब कर रहा था आज कि क्या महाराष्ट्र के अंदर सतयुग आ गया है? क्या महाराष्ट्र से सारे क्रिमिनल, सारे ड्रगी ऑफेंस करने वाले अपराधी जितने हैं वो महाराष्ट्र से पलायन कर गए हैं? जो महाराष्ट्र पुलिस के पास अब और कोई काम नहीं रह गया है। कभी वो अर्नब को गिरफ्तार करेंगे, कभी वो कंगना रनावत को नोटिस भेजेंगे, कभी वो ट्विटर पे लिखने वालों को पकड़ करके ले आएंगे। तो सिर्फ यही काम रह गया है मुंबई पुलिस को? मेरा तो मानना है ये पुलिस नहीं कर रही है, करवाया जा रहा है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि पुलिस कमिश्नर और ये लोग जो हैं, ये तो इनके जो होम मिनिस्टर हैं वो देशमुख साहब, नेशनल कांग्रेस के, और जो सरकार वहाँ पे चल रही है पारिवारिक सरकार है, 3 परिवारों की, 3 परिवार आज महाराष्ट्र पे राज कर रहे हैं। मुझे तो हैरानी होती है उस महाराष्ट्र के ऊपर, जो महाराष्ट्र एक ज़माने में देश की आज़ादी के लिए खड़ा हुआ था, आज वो 3 परिवारों का गुलाम बन करके वहाँ पे, और उनकी छत्रछाया में, गुलामी की छत्रछाया में जो भी वो पारिवारिक सामंत इनको बोलते हैं, वो महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। और सर, यहाँ पे ये भी सवाल है कि जिस तरीके से कंगना रनावत हो या फिर अर्नब गोस्वामी, इन्हें बार बार किसी न किसी मुद्दे पर ऐसा लग रहा है कि इन्हें जेल में डालने की साजिश की जा रही है, जैसे कि अभी कोई कसूर नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसको बेफालतू में उनकी बहनों को भी घसीटा जा रहा और बार बार सम्मन भेजा रहा। तीसरी बार सम्मन भेज दिया गया कंगना रनावत को, और ये कहा गया कि 24 तारीख से पहले आप उपस्थित होइए, यहाँ पे आइए। देखिए, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि ये बात कंगना रनावत से कहीं ऊपर है, जिस तरीके से अर्नब से ऊपर थी। कि जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भी हिंदुस्तान की बात करेगा, जो भी देश प्रेम की बात करेगा, और जो भी उन शक्तियों का विरोध करेगा जो राष्ट्र के अंदर गद्दार है, या जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, या जो विदेशी शक्तियों से मिले हुए हैं, तो एक एक करके उन सबको जो इस तरीके के संबंध जो है ये इशू करेंगे, डरा धमका करके उन आवाज़ों को बंद करने के लिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इमरजेंसी वापस आ गई है। मेरा ये मानना है कि ये इमरजेंसी नहीं वापस आई है। इमरजेंसी में इस तरीके से नहीं हुआ था, ये तो इमरजेंसी से कहीं आगे बढ़ के जो फांसीवाद है असली। देखिए ना कि एक पत्रकार के घर पे आपने 50 पुलिस वाले भेज दिए AK-47 लेकर के, और वो ट्विटर वाले कितने लोगों को गिरफ्तार कर रखा है इन्होंने इस तरीके से। तो ये तो फासिस्टवाद के चिन्ह हैं, और अगर इनको नहीं रोका गया इस समय, और जनता उठ करके नहीं खड़ी हुई इनके खिलाफ, तो ये तो पूछिए मत। ये आज महाराष्ट्र में हो रहा है, कल बंगाल में इससे कुछ मिलता जुलता बंगाल के अंदर हो रहा है, इसके अंदर केरला में हो रहा है इसके अंदर। तो ये देश के लिए बहुत घातक है। और सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो पर्दाफाश हुआ है, वो उन पत्रकारों का पर्दाफाश हुआ है। आप देखिए ना कि पिछले 6 साल से इन्होंने हल्ला मचा रखा था कि देश में आज़ादी ख़त्म हो गई है, माइनॉरिटीज़ के लिए कोई आज़ादी नहीं है, माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता बंद की जाती है। अब ये सब जो हो रहा है, ये कहाँ बैठे हैं अभी ये क्या देसी ठर्रा पी रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के दिल्ली के अंदर, ये जितने लुटियन वाले पत्रकार हैं, और ये सारे के सारे हैं। और तो यहाँ पे ये भी है कि कंगना राउत को लेकर जिस तरीके से चालें चली जा रही हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले संजय राउत ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी नमक हराम कहते हैं, उन्हें तमाम तरीके की चीज़ें कंगना रनावत से की जाती हैं, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने एक बार उद्धव ठाकरे से तमीज़ से बात नहीं किया। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं कंगना राउत को लेकर, क्या ये दुश्मनी निकाली जा रही है? भाई, तमीज़ क्या होती है? इनके जो साथ में हैं कांग्रेस वाले, वो प्रधानमंत्री को चोर कहते हुए फिर रहे थे सारे अंदर। सुप्रीम कोर्ट तक भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के बयान पे उन्होंने झूठ बोला।
तो क्या बदतमीजी कंगना रनावत ने कही? क्या मैं, अगर मुझे भी बात करनी है तो मैं ये कहूं उद्धव ठाकरे महाराज जी? ये कोई तरीका है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हम नाम लेकर के बात करते हैं, नाम लेकर के बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? और आप बदले में क्या शब्द आपने इस्तेमाल किए? हरामखोर की नई डेफिनेशन दे रहा है वो आदमी, इनका जो है वो, मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो नई नई डेफिनेशंस देता है, नई नई परिभाषाएं, नई डिक्शनरी लिख रहा है वो। तो ये तो मतलब बिल्कुल जिसे मवाली वाला हिसाब कहेंगे ना, मुंबई के जो मवाली जो वर्ड यूज किया जाता है, जो हमारी तरफ वो सड़क छाप जो शब्द यूज किया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये वो हरकत हो रही है। सर, अभी आपने संजय राउत का नाम लिया। संजय राउत एक तरफ कंगना रनावत के लिए तमाम तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कंगना रनावत के लिए। पर अगर यहाँ पे एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी तरफ अन्वय नायक की वाइफ के लिए ये कहते हैं कि एक अबला नारी, एक बेचारी औरत जिसके लिए अत्याचार किया जा रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसका दर्द नहीं समझ रही है ये बीजेपी? नहीं, देखिए, ये जो तीन गठबंधन तीन लोगों का बना है, मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले महाराष्ट्र के अंदर यूथ कांग्रेस की एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी महिला, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका रेप हुआ था और उसी के संगठन के लोगों ने किया था। उस पर कोई एक्शन नहीं था, उस पर इनकी चुप्पी थी। जहाँ इनको राजनीतिक अपना वो साधना होगा तो हाथरस तो गाड़ी में बैठ करके हंसते हुए पहुँच गई है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जो और आगे हो रहा है, या जो कहीं पे भी हो रहा है, या जो बंगाल में हो रहा है, उसके ऊपर इनकी ज़बानें नहीं खुलती। तो इसके लिए एक बड़ा, जैसे वो शब्द अभी इस्तेमाल किया ना कि चुनाव के अंदर भी पिकनिक मना रहे थे, तो भाई ये लोग तो पिकनिक बाबू हैं। अब तो मैं पप्पू अप्पू भी नहीं बोलता, मैं तो पिकनिक बाबू बोलता हूँ कि अपनी सत्ता की खातिर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए मतलब कुछ भी, कितना भी गिर सकते हैं, गिर सकेंगे, और वही हरकत है इनकी। यहाँ पर तमाम तरीके की चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही हैं, और अभी तो हद ही कर दी है प्रशासन की तरफ से। अर्नब गोस्वामी को एक तरफ रिहाई मिल गई है और इन्हीं के पुलिस वाले अब उन्हें ये कह रहे हैं कि आपको हस्ताक्षर देके लिख के देना पड़ेगा कि आप अच्छा बिहेवियर करोगे। क्या पुलिस को अपनी मर्यादा नहीं पता? पुलिस अच्छा बिहेवियर करे ना करे, उसको लेकर कोई उंगली उठाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, और न्यूज वालों को कहा जा रहा है कि आप अच्छा बिहेवियर करिए। देखिए, मेरा तो अब ये मानना है कि पत्रकारों को चाहिए कि सबसे पहले जो पुलिस का बिहेवियर है ना, जो पुलिस कह रही है अच्छा बिहेवियर, तो पुलिस उस बिहेवियर की परिभाषा दे दे। तो जो बिहेवियर ये पुलिस कर रही है ना पत्रकारों के साथ, तो पत्रकारों को कहना चाहिए कि ठीक बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर हम तुम्हारे साथ अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू करेंगे। तुम बंदूक के थ्रू दिखा कर रहे हो, तुम डंडे के थ्रू कर रहे हो, और हम अपनी कलम से और अपनी वाणी के साथ अपनी चैनल्स के अंदर वही व्यवहार तुमसे करेंगे जो व्यवहार तुम जनता के साथ करते हो। और सर, यहाँ पे ये भी है कि जितना ज्यादा प्रशासन में जितनी तरीके से ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले जिस बात का जिक्र किया कि ट्विटर पर लिखने वाले लोगों के लिए इस तरीके से गिरफ्तार करके ले जाते हैं और इस तरीके का रवैया उनके साथ किया जाता है जैसे कि कोई आतंकवादी हो, काले कलर का कपड़ा ढक के ले जाते हैं। आतंकवादियों को नहीं ले जाएंगे ये ऐसे, क्योंकि वहां दाऊद का हाथ है पीछे पूरा लेकर के। और तभी मैंने ये बात कही कि क्या आतंकवादी गायब हो गए हैं, सतयुग आ गया है, वहां ड्रगी वहां से भाग गए हैं, क्रिमिनल सारे भाग गए हैं वहां से। जो आम जनता जो है और लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं इस तरीके से। महाराष्ट्र में तमाम तरीके की चीजें हैं सर। 1 साल होने वाला है सरकार को महाराष्ट्र में बने हुए, जो तिगड़ी सरकार है, इसको लेकर 29 तारीख को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में शपथ ली थी सीएम की। उनके बाद उन्होंने बड़े सारे दावे किए थे, वादे किए थे कि मैं महाराष्ट्र में काफी सारे काम करके दिखाऊंगा। आज महाराष्ट्र में सारे मुद्दों को छोड़कर अर्नब गोस्वामी, कंगना रनावत समेत ठक्कर ऐसे लोगों के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, काम करने के लिए क्षमता होनी चाहिए और काम करने के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए जिस पे हमें काम करना है। तो ना इस सरकार पे दृष्टि है और ना इस सरकार के पास क्षमता है। तो अपनी उसको छुपाने के लिए, जैसे वो होता है ना कि किसी आदमी को जिस पे योग्यता नहीं है उसे आप कुर्सी पे बिठा दो, तो नीचे वालों पे सब पे डंडा चलाता है अपना वो दिखाने के लिए कि मुझे सब कुछ आता है। तो ये सरकार भी वही कर रही है कि जो मुद्दे हैं, जब उन मुद्दों को ये एड्रेस नहीं कर सकती तो उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बेस्ट तरीका है कि इन चीज़ों में उलझाए रखो, ये लड़ाई चलती रहे, और बाकी जो पैसा अपना लूट का और उसका जो है अपना खाते रहे, वही भ्रष्टाचार चलता रहे,
काम होता रहे पूरा का। सर, जितनी भी चीजें निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार के घोटाले एक के बाद एक निकल कर सामने आ रहे हैं और जनता भी चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि जिस तरीके की सत्ता का दुरुपयोग चाहे प्रशासन हो या फिर उद्धव ठाकरे जमकर किया जा रहा। तो यहाँ पर एक तरफ जनता ये मांग कर रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इन लोगों को अपने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और दूसरी तरफ बड़ी दूर की दृष्टि से उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार काफी लंबे समय तक चलने वाली है महाराष्ट्र में। देखिए, सरकार किसकी कितने समय तक चलेगी, कितने काल तक चलेगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के हमारा जो एक फेडरल संविधान है, उस संविधान के अंदर अगर कोई रोड़े आते हैं और जो देश की स्वतंत्रताओं का, जनता का हनन होता है, तो उस पर दो लोग संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और महामहिम। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया अर्नब वाले केस के अंदर, फटकार भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन इन लोगों के ये ऐसे वो हो गए जैसे वो चिकने घड़े हो जाते हैं कि जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता और कोई शर्म लिहाज किसी चीज़ की नहीं है कि तू कौन मैं खाम खा, कि मुझे जो करनी होगी। हमारी तरफ एक कहावत होती है, किसी ने किसी से पूछा कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 5, तो उसने कहा नहीं भाई 4 होते हैं। बोले तेरे लिए होते होंगे, मेरे लिए तो 5 है। तो इसलिए जो इन्हें समझना है, और यही इनकी पुलिस का हाल है। एक आपको छोटी सी एनेक्डोट बताता हूँ कि एक लड़का पुलिस के लिए क्वालिफाई कर गया रिटन एग्ज़ाम में, इंटरव्यू था उसका, तो शाम को रोज़ गांव में गायब हो जाता था। तो गांव वाले बुजुर्ग परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक दिन वो उसके पीछे पीछे गए, तो देखा तो खेत में जा कर के अरहर के और एक डंडा तोड़ करके और अरहर के ऊपर डंडा चला के और खूब गालियाँ निकाल रहा था। तो उससे पूछा भाई तू ये क्यों कर रहा है? बोला वो इंटरव्यू देना है, मुझे पता लगा है जो सबसे ज़्यादा गाली निकालेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये समझते हैं कि सारे कानूनों को तोड़ करके, सबको गाली निकाल करके, ईमानदार राष्ट्रवादियों को तंग करके ये अपनी सरकार चलाएंगे।